आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए, यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास है हमारा सामाजिक विज्ञान की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ पर हम टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे, वन लाइनर होंगे और एमसीक्यू भी होंगे, दोनों प्रश्न होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न और पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है? सामान्य स्थिति में, आपातकाल में, संसद के आदेश से या राष्ट्रपति की इच्छा से? बताइए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है? सबसे पहले प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। तो नोट कर लीजिए, जो लोग कहते हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कभी नहीं किया जा सकता, उनको बताइएगा कि अगर आपातकाल हो देश में, तो आपके मौलिक अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो कभी भी निलंबन नहीं होते, तो उनको भी आप लोग जानते रहिएगा। देखिए, क्या कह रहे हैं प्रश्न में? कह रहे हैं कि अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर नोट करिए, अनुच्छेद 359 जो है मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ठीक है, क्या होगा? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 में इसका उल्लेख किया गया है। अभी मैंने क्या बताया था कि अनुच्छेद कुछ ऐसे हैं जो आपातकाल में भी लागू होते हैं हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, कौन सा मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं होता? तो नोट करिए, अनुच्छेद कौन कौन सा है? 20 है और 21 है। ये दोनों अनुच्छेद जो हैं, देखिए 20 और 21, ये दोनों अनुच्छेद जो है ना, ये कभी भी निलंबित नहीं होते, चाहे देश में कुछ भी स्थिति हो। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर कथन दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए वाला कथन कह रहा है क्या? कि भारत में मानसून की तीव्रता वर्ष दर वर्ष बदलती है। और आर वाला कह रहा है कि यह वैश्विक जलवायु घटनाओं से प्रभावित होती है। आपको बताना है क्या दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है, या दोनों सही है आर व्याख्या नहीं कर रहा है, या ए सही आर गलत, या ए गलत आर सही? कौन सा सही है बताइए आप लोग। चलिए फटाक से उत्तर करिए सब लोग एक तरफ से। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जितने भी लोगों ने ए वाला ऑप्शन चुना उन्हीं का सही होगा, क्योंकि भारत में मानसून की तीव्रता वर्ष दर वर्ष बदलती है। कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, कभी ना के बराबर होता है। तो इसलिए हमारा पहला कथन सही था। और दूसरा वाला कह रहा था कि यह वैश्विक जलवायु घटनाओं से प्रभावित होती है, बिल्कुल यह भी सही है। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ला नीना क्या है? तो ला नीना क्या है? एक ठंडी घटना है। क्या है? ठंडी घटना है। कहिए ठंडी धारा भी कह सकते हैं आप। चलिए, इसका भारत पर क्या प्रभाव होता है? तो यह जब प्रभाव पड़ता है इसका, तो वर्षा बिल्कुल बढ़ सकती है। ठीक, नोट कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। इसी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर को नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखिए, ठीक ना? चलिए, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? भूमि विस्तार है, उन्नत तकनीक है, वर्षा पर निर्भरता है, या श्रम बढ़ाना है? आपको क्या लगता है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या सही होगा? ए बी सी डी जो भी लग रहा हो फटाक से उत्तर करिए। तो चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए और उत्तर करिए। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग ने उन्नत तकनीक की बात किया है उन्हीं का उत्तर सही होगा। नोट करिए, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सिंचाई का क्या महत्व है? तो सिंचाई के द्वारा आप जानते हैं, अगर सही समय पर सिंचाई की जाती है तो उत्पादन जो है ये हमारा बढ़ जाता है।
ठीक, बढ़ जाता है। कई लोग सोच रहे हो कि भाई साहब ये कहाँ से आ जाएगा एसएसटी में। तो एक बार पहले अपना पेपर उठाकर देख लीजिए जो पिछले सालों में यूपी टेट का हुआ है। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि यूपी टेट है भाई, कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। चलिए, मशीनीकरण से क्या लाभ होता है अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप भी देखे होंगे कि श्रम बच जाता है। ठीक, श्रम बचता है। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप डेली फ्री में तैयारी करते रहें। ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुगल कालीन प्रशासन में दीवान का क्या कार्य था? सेना, न्याय, वित्त, धर्म। बताइए। मुगल कालीन प्रशासन में दीवान का क्या कार्य था? तो आप सब नोट करेंगे, इसका उत्तर जो था मुगल कालीन दीवान का कार्य जो था वो था वित्त से संबंधित, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक ना। मनसबदार किससे संबंधित था? बताइए तो। ये एक प्रशासनिक पद था। क्या था? प्रशासनिक पद था। ठीक, प्रशासनिक पद। नहीं तो आप कह सकते हैं कि सेना था, सेना का पद था ना। ठीक है, इसको भी आप कह सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वह आप टिक करिएगा। अब आपको बताना है कि जागीर क्या थी। जागीर क्या थी उस समय, बताइए तो। चलिए, जागीर क्या थी बताइए। बिल्कुल, अगर बात की जाए जागीर की तो जागीर क्या था? भूमि अनुदान था। ठीक, भूमि अनुदान जागीर कहलाती थी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय बढ़ाना है, जीवन स्तर सुधारना है, उत्पादन बढ़ाना है, निर्यात बढ़ाना है। बताइए, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल, क्या उत्तर होगा? यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए, जीवन स्तर सुधारना, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बी वाला सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। एचडीआई में किन तत्वों पर आधारित है? एचडीआई किन तत्वों पर आधारित है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। नोट करिए, शिक्षा, आय, स्वास्थ्य। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्वास्थ्य। चलिए, अगला प्रश्न, शिक्षा का इसमें क्या महत्व है? तो मानव विकास, बिल्कुल मानव का विकास का आधार है शिक्षा ना। लिख लीजिए, मानव विकास का आधार। ठीक, मानव विकास का आधार है शिक्षा, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्यमंत्री? बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सब नोट कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति जो करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र न्यूनतम होनी चाहिए? तो नोट करिए, 35 वर्ष की उम्र जो है ये न्यूनतम होनी ही चाहिए। अगर आपकी उम्र इससे कम है तो आप ना तो राज्यपाल बन सकते हैं, ना ही देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक, चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? बिल्कुल बताइए, 5 वर्ष का। उसके बाद सरकार चाहे तो इनका कार्यकाल बढ़ा सकती है, नहीं तो हटा सकती है। राष्ट्रपति के ऊपर होता है इनका कार्यकाल, लेकिन 5 वर्ष कम से कम होना ही चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वह किसके प्रति उत्तरदायी है? जब नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करेंगे तो उन्हीं के प्रति उत्तरदायी भी ये रहते हैं। नोट करिए, राष्ट्रपति। ठीक, चलिए, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, 1 मिनट। चलिए, कहा जा रहा है यहाँ पर पहले कथन में कि अत्यधिक चराई से भूमि बंजर हो जाती है, और दूसरा कथन कह रहा है कि घास समाप्त होने से मृदा अपरदन बढ़ता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। चलिए, जल्दी से उत्तर बताइए तो। बिल्कुल, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। भाई साहब, देख के ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। तो आज की क्लास को आराम आराम से करेंगे, क्योंकि हमारे पास
थोड़ा सा समय ज़्यादा है आज, ठीक है। चलिए, क्योंकि क्लासेज कम है आपकी आज, बिल्कुल। तो नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे आइए। अगर आपसे पूछा जाए कि अति चराई क्या है, तो अति चराई जानते हैं, वृक्षों को जो चरा चरा लेते हैं जानवरों से, उसी है अति चराई कहते हैं। इसे रोकने का उपाय क्या होगा? अधिक से अधिक वृक्षारोपण होगा। ठीक, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो यह ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने, तिलक और एनी बेसेंट ने, नेहरू ने, या बोस ने? बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस भाई साहब, नेता वाला बोस नहीं है। चलिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा तिलक और एनी बेसेंट, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1916 में। कब शुरू हुआ? 1916 में। और इसका उद्देश्य क्या था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बताइएगा स्वशासन। क्या था उद्देश्य? स्वशासन इसका उद्देश्य था। ठीक। चलें आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। आ गया इकोनॉमिक्स से प्रश्न, कर रहा है कि मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? अधिक उत्पादन है, मांग अधिक है, कीमत कम है, या आय कम है? बताइए। चलिए फटाक से उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा तो? बिल्कुल बिल्कुल। डेली क्लासेज हो रही हैं आपके लिए, डेली क्लासेज हो रही हैं, कभी भी क्लास रुकेगी नहीं जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। ठीक। अगर बात किया जाए मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है, तो मांग अधिक हो जाती है तभी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर नोट करिए, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि मांग संचालित मुद्रास्फीति क्या है? मांग संचालित मुद्रास्फीति क्या है? तो बिल्कुल, मांग अधिक बढ़ना। जब मांग अधिक बढ़ेगा तभी तो होगा ना मांग संचालित। बिल्कुल, मांग अधिक। नोट कर लीजिए। इसका एक प्रभाव बताइए, तो इसका प्रभाव क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगा। जब किसी भी वस्तु की मांग अधिक होगी तो कीमत ऑटोमेटिक उसकी बढ़ जाती है। आप अपने मार्केट में भी देख लीजिए। ठीक। जो चीज कम होती है उसकी मांग अधिक होने लगती है, तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ा देती है सब लोग। ये सिंपल सा नियम है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि समुद्री धाराएं किससे प्रभावित होती हैं? तापमान से, पवन से, पृथ्वी का घूर्णन, या उपरोक्त सभी? बताइए। समुद्री धाराएं किससे प्रभावित होती हैं? तो नोट करिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जो होगा सभी से प्रभावित होती है, क्योंकि तापमान भी मेन है, और पवन भी, और पृथ्वी का घूर्णन है, ये तीनों मिलाकर ही समुद्री धाराओं को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, गर्म धारा क्या होती है? बताइए। गर्म धारा, भाई समुद्र की कई धाराएं गर्म होती है, उसे ही गर्म धारा कहते हैं, आप जानते हैं। ठंडी धारा का प्रभाव अगर पूछा जाए, तो ठंडी धारा ताप कम करती है। बिल्कुल, ठंडी धारा का प्रभाव क्या होता है? ताप कम करती है। ठीक। और गर्म धारा जो है ताप बढ़ा देती है। नोट करिए, बढ़ा देती है। ठीक। चलिए आगे आइए, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? कानून बनाने के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, या कर लगाने के लिए, या शासन चलाने के लिए? बताइए। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो नोट करिएगा, प्रश्न संख्या 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उत्तर जो होगा अधिकारों की रक्षा के लिए, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा। ठीक। बिल्कुल बी सही होगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात किया गया इसका, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। और इसी अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे वन लाइनर क्या कह रहा है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अभी जस्ट मैंने क्या बताया, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, आप लोग लिख लीजिए। रिट का एक प्रकार बताइए। चलिए, रिट का एक प्रकार कौन सा है? तो हैबियस कार्पस, ये है एक रिट का प्रकार, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? हिंदू, जैन या बौद्ध या सिख? बताइए, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर जितने भी लोगों ने उत्तर बताया है बौद्ध, बौद्ध, बिल्कुल यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो नोट करिएगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलें। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली इम्पोर्टेंट क्लासेज मिल रही हैं। ठीक? चलिए, धम्म का क्या अर्थ है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप उत्तर बताइए जल्दी से। बिल्कुल, धम्म का अर्थ होता है नैतिक आचरण। अभी आपको लग रहा हो कि ये प्रश्न नहीं आएंगे पेपर में, तो यकीन मानिए कुछ दिन देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि पेपर में आएंगे या नहीं। ठीक। अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? अगला प्रश्न कर रहा है, तो ब्राह्मी लिपि में थे ये शिलालेख, आप इनको नोट कर लेंगे, ब्राह्मी लिपि में। ठीक ना। चलिए, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास है, संसाधन बचाना है, व्यापार बढ़ाना है या निर्यात है? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर कुछ लोग क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर जिनका भी उत्तर बी है, संसाधन बचाना, उन्हीं का सही होगा। नोट करिए, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य जो उद्देश्य होता है वह होता है संसाधन बचाना। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो यहाँ पर सिंपल उत्तर है। अगर आपने यहाँ पर गलती किया तो समझ लीजिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि अब आपकी परीक्षा की डेट कंफर्म है, परीक्षा नज़दीक आने वाली है। ठीक, तो गलती नहीं करना है आपको। बिल्कुल। अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 14 का, तो इसमें बिल्कुल सभी कथन सही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और बाद में पछताती भी है जनता। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही करिए। चलिए, next प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने का क्या अर्थ है? बताइए। बिल्कुल, राष्ट्रीय आय बढ़ने का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 15, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर कुछ लोग बी दे रहे हैं, बिल्कुल आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। थोड़ा सा आज टेक्निकल गड़बड़ी हो रही, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा होगा, आपसे माफ़ी हम चाहेंगे। ठीक। जीडीपी क्या दर्शाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो कुल उत्पादन दर्शाता है, इसको नोट करिए। तो जीडीपी कुल उत्पादन दर्शाता है। क्या? कुल उत्पादन। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवन स्तर के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक, जीवन स्तर के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। चलें आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नदी घाटी में कौन सा कार्य प्रमुख होता है? अपरदन, निक्षेपण, परिवहन, वाष्पीकरण? चलिए, नदी घाटी में कौन सा कार्य प्रमुख होता है? तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर नोट करिए। यहाँ पर प्रमुख जो होगा वह होगा अपरदन, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। ठीक। नदी के निचले भाग में क्या होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? तो निचले भाग में होता है निक्षेपण। ठीक। बाढ़ मैदान क्या है? समतल उपजाऊ भूमि, समतल उपजाऊ भूमि। ठीक है, ये होता है। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास का आखिरी प्रश्न क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शासन सीमित करना, अधिकार देना, न्याय सुनिश्चित करना या उपरोक्त सभी? आज की क्लास का आखिरी प्रश्न बताइए।
संविधान का मुख्य उद्देश्य, तो संविधान का मुख्य उद्देश्य जो होता है शासन सीमित करना होता है, अधिकार देना होता है, न्याय सुनिश्चित करना होता है। यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यह क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। चाहे आप यूपी टेट करें, सुपर टेट करें, बिहार शिक्षक भर्ती करें, चाहे जो भी करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और हाँ, टोटल प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप बताइएगा ज़रूर। ठीक, चलिए, धन्यवाद।